गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने वर्षण कोश तक नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें वर्षण कोश की बात कर ली थी। आज अपन दूसरे अंग की बात करते हैं जो सहायक अंग है आपके। ठीक है, प्राथमिक अंग में तो अपन पढ़ा था वर्षण आते हैं, सहायक अंग की बात हो रही थी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं शुक्रवाहिनी की वास्ट डिफरेंस की। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था, तो इंग्लिश वर्ड मैंने आपको लिखा दिया था, बार बार लिखाने की आवश्यकता नहीं, इतना अपने पूछा जाता नहीं। शुक्रवाहिनी कि भाई शुक्रवाहिनी क्या होती है, इसकी बात करेंगे। देखिए शुक्रवाहिनी या वास्ट डिफरेंस कि जो शुक्राणु हैं वो शुक्राशय तक पहुंचने के लिए, अगला अपन जो है इसके बाद दूसरा अंग जो पढ़ेंगे आपके, जो अपन पढ़ चुके थे कि प्राथमिक जो है अपन बात की थी, प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ रहे थे, उसमें वर्षण के बारे में आप पढ़ा था। और अब द्वितीय लैंगिक अंग पढ़ रहे हैं, उसमें अपने वर्षण कोश पढ़ लिया था सबसे पहले। अब शुक्रवाहिनी होगा, शुक्रवाहिनी के बाद में आएगा शुक्राशय। कि शुक्रवाहिनी के बारे में क्या आएगा, शुक्राशय आएगा। तो शुक्र जो आपके वर्षण के अंदर क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं। तो ये शुक्राणु जो होते हैं शुक्राशय तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। कि जो शुक्राणु होते हैं ये आपके के जो शुक्राणु होते हैं वो क्या करते हैं आपके शुक्राशय कहाँ पहुंचना है, इनको टारगेट कहाँ है, यहाँ तक पहुंचना है, शुक्राशय तक पहुंचना है। तो ये किसकी मदद लेते हैं कि बीच में यहाँ तक पहुंचने जो मार्ग का कार्य करती है, वो कौन कार्य करती है, शुक्रवाहिनी कार्य करती है। क्या हुआ, देखिए शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वर्षण में बनते हैं। ठीक है, इनको एक निश्चित टारगेट तक जाना होता है, अभी पढ़ेंगे कहाँ जाना है, स्खलन वाहिनी तक जाना होता है। स्खलन वाहिनी से फिर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये शुक्राणु जो होते हैं ये शुक्रवाहिनी की सहायता से शुक्राशय तक पहुंचते हैं। तो शुक्रवाहिनी क्या कार्य करती है, एक माध्यम का कार्य करती है, किसके लिए, शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए। और शुक्रवाहिनी जो होती है मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली भी बनाती है। कि शुक्रवाहिनी किसके साथ, आपके मूत्र नलिका के साथ, मूत्र नलिका के साथ क्या करती है, एक आपके मूत्र नलिका के साथ क्या करती है, एक संयुक्त नलिका निर्माण करती है। मूत्र नलिका के साथ क्या करती है, संयुक्त नलिका निर्माण करती है, संयुक्त नलिका निर्माण करती है। ठीक है, इसके आगे बात करते देखिए कि शुक्राणु तथा मूत्र मार्ग दोनों क्या होते हैं, समान मार्ग से प्रभावित होते हैं। कि भाई आपको पता होगा कि मनुष्य के अंदर शुक्राणु और मूत्र मार्ग जो है, ठीक है, कि शुक्राणु और जो मूत्र है, सॉरी क्या है, शुक्राणु और जो मूत्र है इन दोनों का एक ही रास्ता होता है। ये शुक्राणु उसी रास्ते से निकलते हैं, मूत्र भी उसी रास्ते से निकले, मतलब एक ही माध्यम होता है। मतलब जहाँ से शुक्राणु निकलते शरीर से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, जो शरीर से जब शुक्राणु बाहर निकाले जाते हैं तो शुक्राणु और मूत्र जो है दोनों एक ही मार्ग से प्रभावित होते हैं, एक ही मार्ग से बाहर निकलते हैं। और जो आपके क्या है, देखिए वापस सुन लीजिए एक बार कि शुक्राणु जो है शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनी की मदद लेते हैं। कहने का मतलब शुक्रवाहिनी शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचने के लिए माध्यम का कार्य करती है। साथ में क्या होती है, मूत्र नलिका के साथ क्या बनाती है, संयुक्त नलिका निर्माण भी करती है। तो जो शुक्राणु हैं वो आपके क्या करते हैं, शुक्राणु का और मूत्र का क्या एक ही माध्यम होता है, एक ही मार्ग होता है। मतलब कहने का मतलब एक ही मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं, इनका एक ही मार्ग होता है, एक ही रास्ते से बाहर निकलते हैं। इसके बाद बात करें कि यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी का बनाती है। कि ये जो वाहिका है आपके शुक्रवाहिनी है, ये वाहिका क्या करती है, शुक्राशय के साथ मिलकर क्या बनाती है, स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी का मतलब होता है जिससे अभी आपके शुक्राणु का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। स्खलन वाहिनी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। स्खलन वाहिनी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए इसकी बाद आगे बात करते हैं कि भाई जो वाहिका है वो क्या करती है, शुक्राशय के साथ क्या करती है, स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं दूसरा शुक्राशय, जैसे बोला जाता है सेमिनिकल वेसल्स। ठीक है, इसकी बात करते हैं। कभी अपन ने बात कर ही ली कि मुख्य रूप से आपके शुक्रवाहिनी क्या कार्य करती है, शुक्राशय पहुंचाने के लिए आपके माध्यम का कार्य करती है। ठीक है, अब आती है आपका तीसरा प्राथमिक अंग बात हो गई। द्वितीय लैंगिक अंग आता है जिसका नाम है शुक्राशय, जिसकी अभी बात कर रहे थे बार बार, शुक्राशय। शुक्रवाहिनी हो गया, अब शुक्राशय की बात करते देखिए कि शुक्रवाहिनी जो है आपके शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, शुक्राशय।
कि शुक्राणु बनते हैं कहाँ है, वर्षण में। शुक्राणु संग्रह कहाँ होता है, शुक्राशय के अंदर। तो आपके शुक्रवाहिनी क्या कार्य करती है शुक्राणु संग्रहण के लिए, कि शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण, शुक्राणु संग्रहण के लिए क्या करती है, एक थैलीनुमा रचना बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, आपके शुक्राशय कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि शुक्रवाहिनी क्या कार्य करती है, शुक्राणु संग्रहण के लिए क्या करती है, एक थैली जैसी रचना बनाती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, आपके शुक्राशय में खुलती है। ठीक है, और शुक्राशय क्या है, एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। कि शुक्राशय क्या कार्य करता है, आपके तरल पदार्थ का निर्माण करता है। शुक्राशय तरल पदार्थ का निर्माण करता है, तरल पदार्थ का। ठीक है, कि शुक्राशय क्या कार्य करता है, एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है, जो वीर्य के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। ये तरल पदार्थ क्या कार्य करता है, वीर्य, या इसे क्या कहा जाता है, सीमन, वीर्य के निर्माण में सहायक होता है, वीर्य के निर्माण में सहायक। और इसके बाद बात करें कि ये तरल पदार्थ शुक्राणुओं को क्या करता है, ऊर्जा व गति भी प्रदान करता है। कि ये जो तरल पदार्थ है इसका और कार्य क्या है, शुक्राणुओं को ऊर्जा व गति प्रदान करना, शुक्राणु को ऊर्जा व गति। अब देखिए सुनिए क्या बात रही महत्वपूर्ण शुक्राशय की, कि शुक्राशय आपके शुक्रवाहिनी जो होती है, ठीक है, शुक्राणु संग्रहण के लिए क्या करती है, थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, शुक्राशय कहा जाता है, या शुक्राशय में खुलती है ऐसे कह सकते हैं। और शुक्राशय जो क्या करता है, ये तरल पदार्थ का निर्माण करता है। ये तरल पदार्थ जो होता है वीर्य के निर्माण में सहायक होता है, सीमन के निर्माण में सहायक होता है। वीर्य के अंदर ही क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाए जाते हैं। और ये जो तरल पदार्थ है शुक्राणु को क्या करता है, ऊर्जा भी देता है, गति भी देता है। अभी अपन पढ़ेंगे आगे कि भाई शुक्राणु जो होते हैं, ठीक है, इनके मूवमेंट ही निषेचन के लिए मूवमेंट करते हैं, अंडाणु तक पहुंचने का कार्य करते हैं। तो उस समय इनको ऊर्जा देने का और गति प्रदान करने का कार्य किसका होता है, जो शुक्राशय के द्वारा तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है इसके द्वारा। और चौथी आपके, ठीक है, चौथा अंग जो आपके आता है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है, जो आपके द्वितीय लैंगिक अंग है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि, इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्रंथि को ग्लैंड्स बोलते हैं। कि इसका क्या कार्य देखिए, कि भाई ये अखरोट के आकार की बहिस्रावी, पहली बात इनका आकार कैसा होता है, अखरोट, अखरोट तो देख रखा आपने, अखरोट के आकार की। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, किस प्रकार की ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी मैंने आपको बता रखा है, दो प्रकार की ग्रंथि होती है अपने शरीर में, एक होती है अंत्यस्रावी, एक होती है बहिस्रावी। अंत्यस्रावी अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है, बहिस्रावी वह ग्रंथियां जो अपने स्राव को नलिका के माध्यम से छोड़ती है। तो बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद में बात करें इसके कि भाई ये तरल पदार्थ का निर्माण करती है और उत्सर्जन भी करती है। कि भाई बहिस्रावी ग्रंथि क्या करती है, ये भी एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है और उत्सर्जन करती है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि क्या करती है, ये भी एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है, तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन, निर्माण करती है, निर्माण करेगी, फिर क्या होगा, उत्सर्जन भी करेगी, अपने पास थोड़ी रखेगी। और ये तरल वीर्य का भाग बनाता है। तो शुक्राणु गति सेम देखो, शुक्राशय के द्वारा जो तरल पदार्थ होता है ये भी वीर्य के निर्माण में सहायक होता है, और शुक्राणु गति को ऊर्जा व गति देता है। इसका कार्य क्या है, यही वही सेम कि जो आपके वीर्य होता है, या अपने से सीमन कहते हैं इंग्लिश में, कि वीर्य की क्या करता है, आपकी वीर्य का भाग बनाता है या इसका निर्माण करता है, ऐसे एक ही बात है, भाग बनाता है, साथ में क्या करता है, गति प्रदान करता है। कि शुक्राणु जो होते हैं वो गतिशील रहेंगे तभी अंडाणु तक पहुंचेंगे, बहुत लंबा मार्ग इनको तय करना पड़ता है। तो ये हो गया भाई प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या है, अखरोट के आकार की ग्रंथि है, बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है, एक तरल पदार्थ का उत्सर्जन करती है, जो वीर्य का भाग बनाता है और गति प्रदान करती है। बस ये दोनों में सेम पॉइंट है। क्या दोनों में सेम पॉइंट है, ये दोनों। शुक्राशय तरल पदार्थ का श्रवण करता है, ये भी तरल पदार्थ स्रावण या उत्सर्जन करता है, ये भी वीर्य के निर्माण सहायक है, ये भी वीर्य के निर्माण सहायक है। ये शुक्राणु ऊर्जा गति देता है, ये गति ऊर्जा दोनों प्रदान कार्य करते हैं। अब लास्ट आपके सेकेंड लास्ट भाग रह गया आपके मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा की बात करते हैं, फिर अपन लैंगिक जननांग की बात करेंगे, जिसे अपन पेनिस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते देखिए कि भाई वापस देख लिए, शुक्राशय जो है आपके, भाई पढ़ा अपने कि शुक्राशय जो है आपके, ये शुक्रवाहिनी जो होती है वो आपके शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन ने क्या कह दिया, कि उसे अपन ने कह दिया शुक्राशय। बाकी सेम पॉइंट दोनों में सेम है, कोई टेंशन का काम नहीं है।
ठीक है, अब बात करते हैं मूत्र मार्ग की, यूरिथ्रा की। ये आपके, ठीक है, पहला आपने पढ़ लिया वर्सन कोष, दूसरा शुक्रवाहिनी, तीसरा पड़ा शुक्राशय, चौथा पड़ा प्रोस्टेट, और पांचवा भाग जो आपके है मूत्र मार्ग की बात करें कि मूत्र मार्ग क्या होता है इसका देखिए कि भाई ये क्या है, एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती। क्या है, पहली बात तो पेशीय मतलब मांसपेशी की बनी क्या है, नलिका है, पेशीय नलिका है, ठीक है साहब। दूसरी बात क्या है कि मूत्राशय से निकलती है, कहाँ से निकलती है, मूत्राशय से, जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है, मूत्राशय से निकलती है। कि मूत्राशय से क्या करती है, निकल कर कहाँ जाती है, स्खलन वाहिनी से निकल कर स्खलन वाहिनी, जिसमें क्या होता है आपके शुक्राणु जो होते हैं इसमें इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, जो शुक्राशय से आते हैं, तो स्खलन वाहिनी से मिलकर क्या करते हैं, स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका। देखो मूत्र क्यों, क्यों मूत्र का उत्सर्जन होता है, जनन नलिका क्यों, क्योंकि शुक्राणु का उत्सर्जन होता है, मूत्र जनन नलिका बनाती है, ठीक है, या मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है, एक ही बात है। अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं इसकी कि भाई इसमें से होकर मूत्र भी बाहर निकलता है, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्त्राव बाहर निकलते हैं। किससे क्या क्या बाहर निकलता है, एक तो मूत्र भी बाहर निकलता है, साथ में आपके शुक्राणु बाहर निकलते हैं जो वीर्य के रूप में होते हैं। शुक्राणु व प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित पदार्थ, ग्रंथि से स्त्रावित लिख देते हैं, स्त्रावित स्त्राव या आपके पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो यूरिया का निर्माण करते हैं। और ये कहाँ से बाहर निकलती है, नलिका किससे जुड़ी होती है, सीसन से जुड़ी होती है, ठीक है, जो मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है। कि भाई नलिका किस में जुड़ती है, सीसन जो नर के मुख्य जननांग है, जिसे इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है, ठीक है, कि ये नलिका क्या करती है, सीसन से मूत्र जनन छिद्र, ठीक है, मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है। क्या रोल है सुनिए कि पेशीय नलिका मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से जुड़कर क्या करती है, मूत्र जनन, मूत्र का भी उत्सर्जन होगा, जनन नलिका मतलब आपके शुक्राणु का उत्सर्जन भी करती है। इस नलिका से किस किस का, तो मूत्र, शुक्राणु व प्रोस्टेट ग्रंथि किस तरह बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं कि आपके नर जनांग होता है सीसन, उसके माध्यम से वहाँ पे छिद्र पाया जाता है, मूत्र जनन छिद्र कहते हैं उसे, जिससे मूत्र भी बाहर निकलता है, शुक्राणु भी बाहर निकलता है, इसलिए इसे मूत्र जनन छिद्र भी कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट आपका अंग बचा है सीसन, या इंग्लिश में कहते हैं पेनिस, ठीक है। ये क्या है, एक बेलनाकार अंग है, कैसा अंग है, बेलनाकार, ठीक है। ये एक बेलनाकार अंग है जो वर्षण कोष के बीच लटकता रहता है। कहाँ पर पाया जाता है, वर्षण कोष के बीच लटकता रहता है, के बीच लटकता रहता है, ठीक है। इसका आगे बात करते हैं, ये क्या है, उत्थानशील मैथुनांग है, मतलब जिसके द्वारा जनन क्रिया होती है वो अंग है, मुख्य अंग है ये, ठीक है। और सामान्य अवस्था में क्या होता है, छोटा व शीतल रहता है। कि जब ये सामान्य अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में नहीं होता है, सामान्य अवस्था में जो होता है ये क्या होता है, आपके छोटा व शीतल रहता है, शीतल में शांत रहता है, छोटा व शीतल, सिकुड़ा हुआ। और मूत्र विसर्जन के काम आता है। क्या कार्य करता है साथ में, मूत्र विसर्जन का, मूत्र को बाहर निकालने का शरीर से कार्य करता है, मूत्र विसर्जन का कार्य करता है, ठीक है। और मैथुन के समय ये उन्नत अवस्था में आकर क्या करता है, आपके वीर्य मतलब शुक्राणु को मादा जननांगों में पहुंचाने कार्य करता है। कि वो उत्तेजन अवस्था में, ठीक है, या अपन कह सकते हैं उत्तेजन या मैथुन अवस्था में जब जनन क्रिया करनी होती है, मैथुन अवस्था में ये आपके वीर्य के रूप में क्या पाया जाता है, शुक्राणु जो नर युग्मक है को मादा जननांगों में पहुंचाता है, मादा जननांगों में पहुंचाता है, देखिए कि भाई ये क्या बेलनाकार अंग है, वर्षण कोष के बीच लटकता पाया जाता है, उत्थानशील है, हरकत करने वाला अंग है, मैथुनांग
अंग है मिथुन की रेशिया के द्वारा होती है। सामान्य अवस्था में छोटा व शिथिल रहता है, मूत्र विसर्जन का भी कार्य करता है। जब उत्तेजित अवस्था है मिथुन अवस्था में क्या होता है, वीर्य जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं इनको मादा जनांगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये आपके हो गए नर जनन तंत्र के मुख्य भागों की बात हो गई। अब इसके अपन डायग्राम की बात करते हैं कि भाई जो नर जनन तंत्र है इसके डायग्राम की बात करते हैं, भाई किस प्रकार से इसमें संरचना पाई जाती है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और ये किस प्रकार से आपके कार्य करता है, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए सभी अंगों को अपन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे भी। इसके अपन शरीर की संरचना का अभी देखिए हल्का सा बनावट बनाते हैं इसकी, किस प्रकार से बना हुआ है। ये अपने बनाने का बॉडी टाइटेरिया रहेगा। ये देखिए अपन जो बना रहे हैं अभी रेड कलर से, ये मूत्राशय बना रहे हैं, ठीक है। और ये मूत्राशय जो है आपके ये मूत्रवाहिनी जिसे बोलते हैं अपन। और यहाँ पे आपके एक संरचना पाई जाती है, उसका नाम है वर्षण। ये यहाँ पे वर्षण जो होते हैं वर्षण कोशों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने स्ट्रक्चर बनाए वर्षण कोश की के लिए, तो सिंपल सा लॉजिस्टिकल बात ये होगी कि वर्षण कोश बनाए, वर्षण कोश बना लेते हैं एक समय थोड़ा सा समझने के लिए अच्छे से, ताकि समझ आ जाए पूरा, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो, ताकि आपके कोई डाउट नहीं रहे इससे डायग्राम से रिलेटेड। ये शरीर का बॉडी पोर्शन हो जाएगा आपके। और ये आपके जो मूत्रवाहिनी है आगे जाके इस प्रकार से ये आपके शीशन का आगे निर्माण करती है। और आपकी देखिए सिंपल सी बात करते हैं, ये यहाँ पे वर्षण होते हैं जो आपके, ये आपके क्या होता है, वर्षण जो होते हैं ये आपके मूत्रवाहिनी के द्वारा क्या होते हैं, शुक्रवाहिनी के द्वारा जुड़े होते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे क्या संरचना पाई जाती है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर, ये शुक्राशय हो गया। यहाँ से मूत्रवाहिनी जो होती है ये आपके इस प्रकार से शुक्रवाहिनी इस प्रकार से जुड़ी होती है। ये शुक्रवाहिनी जुड़ी होती है। और अपने और एक संरचना और बाकी रह गई अपनी मुख्य रूप से, जैसे बोलते हैं अपन प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स यहाँ पाई जाती है बादाम के आकार इस प्रकार से, ठीक है। और बाकी जैसे शरीर की सभी जैसे संरचनाएं हैं लगभग अपने इस प्रकार से पाई जाती है।
ये देखिए अब रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, मुख्य संरचनाएं सभी आ गई अपने डायग्राम में। ठीक है, कि देखिए जैसे ये क्या है, आपके शुक्र वाहिनी है। इसका कार्य क्या होगा कि शुक्राणु जो हैं, यहाँ से वर्षण में जो शुक्राणु बने वर्षण कोष के अंदर, ये इस हिसाब से क्या पाया जाता है, आपके वर्षण कोष बना देंगे अभी। ठीक है, कि भाई इसके पास ये जो वाइट वाला पोर्शन बचा, ये वर्षण कोष हो गया अंदर, ये वर्षण कोष, ये पोर्शन ये वाला, ये वर्षण कोष है चारों तरफ। ये आपके क्या हो गया, वर्षण हो गया। और ये आपके मूत्र मार्ग, ये इसे पूरी जो संरचना है ब्लू कलर वाली, इसको क्या कहेंगे, शीशन। और ये आगे जो बनाया हुआ रेड कलर का भाग है जो है, इसे कहते हैं शीशन मुंड। और इधर भी बात करें अपन, जैसे ये फुले थैलीनुमा संरचना शुक्राशय अभी पढ़ा था। ठीक है, और शुक्राशय के नीचे आपके ये वाला पोर्शन मूत्राशय हो ही गया, हमने अभी आपको बताया मूत्राशय। और ये आपके प्रोस्टेट ग्रंथि। और इस वर्षण के ऊपर संरचना पाई जाती है, उसे बोलते हैं अधिवर्षण ग्रंथि। अधिवर्षण ग्रंथि, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन रेडिस भाग से बना लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये आपके अधिवर्षण पाया जाता है, इसे एपिडाइमिस कहा जाता है। तो ये आपके क्या है, नर जनन तंत्र के सभी भाग हो गए। कि वे नर जनन तंत्र के अंदर अपन जो अपने भागों की डिस्कशन किया था, वे कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, शुक्रवाणी, शुक्राशय, उन सब की बात हो गई, किस प्रकार से पाए जाते हैं, इनकी रचना क्या है। बाकी जो पोर्शन बना है शरीर का बॉडी पोर्शन बना हुआ है। ठीक है, और हमेशा मैंने आपको जिसका कहा, चित्र बनाने के बाद आपको क्या लिखना नीचे, चित्र किसका है, नर जनन तंत्र, इस हिसाब से। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गया इसका। बाकी जो है अपन मादा जनन तंत्र है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।